हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंह आटिया और आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है केंद्र सरकार। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है, उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सरकार क्या होती है। राष्ट्र को मैंने नोट करके रखा है पहले से ही, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। आप बस कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसे ही अपने स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी और याद भी बड़ी आसानी से हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, सरकार राष्ट्र को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही क्या बोलते हैं, सरकार कहते हैं। यानी एक ऐसी संस्था जो पूरे राष्ट्र को मूर्त रूप प्रदान करती है, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, हम सरकार कहते हैं। या फिर ये कहा जाए कि देश के संसाधनों पर नियंत्रण, यानी देश में जितने भी संसाधन है उन सभी पर नियंत्रण बनाने वाली संस्था, सुरक्षा और शांति व्यवस्था प्रदान करने वाली संस्था को ही हम क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। और भारत देश में, हमारे भारत देश में सरकार जो है उसके 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। यानी 3 स्तर पर अलग अलग सरकार के, मतलब सरकार को 3 अलग अलग स्तरों पर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है केंद्र सरकार, जो कि हमारा केंद्र स्तर पर है, यानी पूरे भारत देश के ऊपर, ठीक है। और दूसरा है राज्य सरकार, यानी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्य सरकारों की व्यवस्था की गई है। तो उस राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। और फिर एक तीसरा स्तर जिसकी बात की जाती है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर भी एक सरकार की व्यवस्था की गई है। खैर, हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो हमारा अध्याय 6 है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार नाम से चैप्टर है। और जो हमारा राज्य सरकार है, इस पूरी की पूरी राज्य सरकार को हम अपने अगले अध्याय यानी 7th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जो स्थानीय सरकार है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसको पढ़ना ही नहीं है। क्यों पढ़े जब सिलेबस में ही नहीं है? तो हमने ये समझ लिया कि सरकार क्या होती है, और सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना ये जो चीज़ें हैं ये उनको अगर ढंग से ना समझी जाए, अगर ढंग से ना पढ़ी जाए तो थोड़ा सा टफ लगने लगती हैं, और वो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है आपकी बुक में सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 चैप्टर्स के हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं अप्रॉक्सिमेटली 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारा केंद्र सरकार वाला चैप्टर है, यानी जो हमारा छठा चैप्टर है, जो हम आज इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, वो जो है हमारा 7 नंबर का चैप्टर है। 7 नंबर सबसे ज्यादा। और जो राज्य सरकार चैप्टर है ये हमारा 8 नंबर का है। पूरी बुक में सबसे ज्यादा नंबर, कुछ चैप्टर्स का तो दुगना है, यानी कुछ चैप्टर्स 3 या 4 नंबर के हैं, लेकिन एक राज्य सरकार चैप्टर पढ़ने से आपके पूरे के पूरे 8 नंबर कवर होंगे। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सबसे पहले केंद्र सरकार, जिसको पढ़ने के बाद आपके पूरे के पूरे 7 नंबर कवर होंगे। तो देखिए, 7 और 8 टोटल मिलाकर के 15 नंबर, कितना मार्क्स कैरिंग जो दोनों के दोनों पोर्शन है, तो बहुत ही अच्छे से हमें समझने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा चीज़ों को कि केंद्र सरकार पर किन किन चीज़ों की व्यवस्था है, यानी केंद्र सरकार होती क्या है और राज्य सरकार क्या होती है। तो देखिए, केंद्र सरकार जो होती है, दोनों के स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्र सरकार के स्ट्रक्चर को, फिर राज्य सरकार के स्ट्रक्चर को, फिर इस पोर्शन को हम अगले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे, और इस पोर्शन को हम इसी चैप्टर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार जो होती है उसमें संसद की व्यवस्था की गई है, यानी संसद को ही केंद्र सरकार कहते हैं। और राज्य सरकार में होता है विधानमंडल। चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझते जाइएगा, ताकि बिल्कुल भी इतना सा भी कंफ्यूजन कहीं भी न रहे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि राज्य सरकार किसे कहते हैं, विधानमंडल को राज्य सरकार कहते हैं। और केंद्र सरकार, जिसको हम संघीय सरकार भी कहते हैं, या फिर केंद्र सरकार जो है केंद्र लेवल पर संसदात्मक व्यवस्था चलती है, तो इसके लिए यहाँ पर एक संसद बनाई जाती है। एक संसद जो है वहाँ पर केंद्र सरकार में होती है।
इस संसद के 3 अंग होते हैं। इस संसद के 3 अंग होते हैं और वैसे ही हमारे विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। अब देखिए, जानते हैं ये 3 अंग कौन कौन से हैं। तो संघीय जो केंद्र सरकार है, इसमें जो संसद है, इसके हमारे 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला राष्ट्रपति, चीज़ों को क्लियरली समझते जाइएगा, अच्छे से याद हो जाएंगी जैसे जैसे पूरा कंप्लीट करेंगे। दूसरा लोकसभा, और तीसरा है इसमें राज्यसभा। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि राज्यसभा संसद केंद्र लेवल पर कैसे, ये तो राज्य सरकार में होनी चाहिए ना। अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। राज्यसभा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि राज्यों से कुछ लोग चुन करके यहाँ पर आएंगे। कैसे आएंगे वो सारा कुछ हम जब इसको पढ़ेंगे क्लियरली तब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अंग जो है हमारा संसद का राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अच्छे से देख लीजिए इसको और अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद बात आती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार में विधानमंडल होता है और इस विधानमंडल के दोस्तों 3 जो अंग होते हैं मुख्यतः, वो कौन कौन से हैं? पहला अंग राज्यपाल। वैसे मुख्यतः इसमें 2 अंग होते हैं तो हम 2 ही लिख लेते हैं एक बार। मुख्यतः 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। कि विधानमंडल में राज्यों के अलग अलग राज्यों के विधानमंडल जो होते हैं वहां पर उसके 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ राज्य जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम विधानमंडल में सिर्फ एक ही अंग रखेंगे, वो कौन सा? विधानसभा। और कुछ राज्य जो होते हैं वो 2 अंग रखते हैं। तो कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है, यानी उनके विधानमंडल में एक ही सदन, एक ही अंग होता है विधानसभा। और कुछ विधानमंडल जो होते हैं कुछ राज्यों के, वहां पर 2 सदन या फिर 2 अंग होते हैं। ये कौन कौन से प्रावधान है, कैसे कैसे हैं, ये हम पूरा का पूरा हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी 7th चैप्टर राज्य सरकार में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे पूरे के पूरे को कि केंद्र सरकार में सबसे पहले हम संसद को पढ़ेंगे, संसद के 3 अंगों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे। और आपने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा होगा कि जो भी सरकार हमारी होती है उसके 3 हिस्से होते हैं, यानी वो 3 हिस्सों में बटी होती है अपने अपने काम के अनुसार। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसे ही जो मैंने बताया आपको कि केंद्र सरकार हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और राज्य सरकार हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और स्थानीय सरकार हमारे सिलेबस में नहीं है, अब तो क्यों पढ़ेंगे? अरे भैया क्यों पढ़ेंगे? अब देखिए, जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है, दोनों की दोनों अलग अलग 3 हिस्सों में बटी होती है। कौन कौन सी? काम के अकॉर्डिंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? सिंपल सी बात है, काम करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय करेगी। और व्यवस्थापिका क्या करेगी? नियम और कानून बनाएगी, यानी व्यवस्था बनाने का काम करेगी। तो देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि व्यवस्थापिका कौन? जो नियम और कानूनों का निर्माण करेगी। कार्यपालिका कौन? जो उन नियमों और कानूनों को लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। और न्यायपालिका कौन? न्याय का काम करेगी। अगर नियम और कानून का उल्लंघन होता है तो सजा कौन देगी? न्यायपालिका देगी। तो उसी के अनुसार हम केंद्र सरकार को इन 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। और पूरा का पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका को। व्यवस्थापिका में मैंने बताया आपको कि संसद होती है और उस संसद के 3 हिस्से होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो कि किसी भी देश का सर्वोच्च प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद लोकसभा आपको पता है, देखिए किसी भी स्तर पर 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा। राज्य सरकार में हमने देखा था विधानसभा और विधान परिषद। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में फर्क यही है कि लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं,
ये चीज़ यही नोट कर लीजिए। वैसे तो हम जब लोकसभा और राज्यसभा को आराम से जब पढ़ेंगे, इजी वे में, जब हम अच्छे से इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये चीज़ आपको यहीं क्लियर हो जानी चाहिए। इसको ब्रैकेट में डाल करके लिख लीजिए कि लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जबकि राज्यसभा में हमारे अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। स्टूडेंट्स, इसको यही नोट कर लीजिए ताकि कभी भी अपने को कोई डाउट ना रहे। वैसे ही विधानसभा में हमारे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जो कि राज्य सरकार की बात है, और जो विधान मंडल हमारा जो होता है, विधान परिषद जो होता है, उसमें हमारे अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये पूरा एक रिव्यू है कि हम किस चीज़ को पहले पढ़ेंगे और किस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, जो लोकसभा होती है, लोकसभा जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसको हम प्रथम सदन कहते हैं। इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, या फिर इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। देखिए, जो पहले आएगा वो निम्न होगा। उसके बाद जो राज्यसभा है उसको हम द्वितीय सदन कहते हैं। उसको हम द्वितीय सदन कहते हैं। और जो द्वितीय सदन होगा वो उच्चला सदन होगा। उच्चला सदन या फिर उच्च सदन। उच्चला नहीं होगा, उच्च सदन। उच्च सदन। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों इन्फॉर्मेशन आप यही नोट कर लेंगे ताकि आपको जब भी आप इसको देखो तो पूरा क्लियर हो। उसके बाद कार्यपालिका की बात करते हैं। तो कार्यपालिका में भी देखिए, राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति जो होता है वो व्यवस्थापिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी जो है अंग है। तो हम राष्ट्रपति को भी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री को कार्यपालिका में पढ़ेंगे, और फिर प्रधानमंत्री के साथ हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल, यानी हमारे देश का जो मंत्रिमंडल है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा अंग आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। अगर हम न्यायपालिका की बात करें राज्य लेवल पर, राज्य स्तर पर, तो वहां पर हम उच्च न्यायालय को पढ़ते हैं। और केंद्र स्तर की न्यायपालिका में हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आता है। ये तो आपको पता ही है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा रिव्यू है। क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम राज्यसभा को पढ़ेंगे, और फिर दोनों को कंबाइन मिला करके जब ये हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रक्रिया से बनता है, क्या क्या इसके काम होते हैं, क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर कैसे कंट्रोलिंग रखते हैं, कैसे ये नियम और कानून बनाने में तीनों जो है यानी संसदात्मक व्यवस्था हमारी चलती है। उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के बाद पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, न्यायपालिका की। न्यायपालिका में हम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय में क्या देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में हम देखेंगे कि न्यायाधीश कितने होते हैं, यानी जज कितने होते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है, उनका वेतन कितना होता है, और वो किस तरीके से काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा आपको रिव्यू हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। तो हमारा काम यहाँ तक ये हो गया कि हमने संपूर्ण रूप से ये जान लिया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो एक शानदार सी, मजेदार सी आपने हेडिंग लगा ली होगी लोकसभा, और एकदम छटे हुए, एकदम शानदार वाले नोट्स यहाँ पर आपके सामने हैं। लोकसभा के बारे में जितनी भी जानकारियां हमें जाननी चाहिए, आपके सिलेबस के लिए संपूर्ण जानकारी आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार यहाँ पर दी गई है लोकसभा के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, और 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। डिपेंड करता है आप पर कि आपके लिखने की शैली कैसी है। जितने के जितने महत्वपूर्ण बिंदु है बोर्ड पर आपके सामने हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदस्य संख्या की, यानी लोकसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में इनकी सदस्य संख्या 500 लिखी गई थी। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 रखी गई थी, लेकिन जब गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 कर दी गई। यानी मूल संविधान में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी,
500। और जब गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम आया तो ये सदस्य संख्या बदल करके कितनी कर दी गई कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। देखिए मैंने रेड कलर से दिखाया है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि लोकसभा में सदस्य संख्या टोटल सदस्य कितने होते हैं, 552 होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन कि 552 सदस्यों में से 530 सदस्य जो आते हैं वो राज्यों में से, डायरेक्ट राज्यों में से चुन करके आते हैं, लेकिन जो 20 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं, ऐसे प्रदेश, ऐसी जगह, ऐसे स्थान जिन पर किसी राज्य का अधिकार नहीं होता बल्कि वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो हमारा देश जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो सरकार में भी इन दोनों की बराबर भूमिका होगी, यानी कुछ सदस्य राज्यों से आएंगे तो कुछ सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। कितने कितने आएंगे ये यहाँ पर आपको पता चल गया। लेकिन दो जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति उनको चुनता है। तो देखिए इतने सदस्य 552 में से 550 सदस्य हमारे प्रत्यक्ष चुनाव करके निकाल लिए गए। लेकिन ये जो दो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं उन लोगों में से जो एंग्लो इंडियंस है, यानी आंग्ल भारतीय समुदायों में से, आंग्ल भारतीय समुदाय के जितने भी लोग हैं उनमें से कोई दो लोगों को चुन करके सरकार जो राष्ट्रपति जी है वो हमारे लोकसभा के अंदर उनको बिठा देते हैं। अब बड़ा सा डाउट उठता है कि भाई ये आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है या फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो आंग्ल भारतीय समुदाय, देखिए ऐसा कोई समुदाय या मेनली जो एंग्लो इंडियन समुदाय जो नाम है वो स्पेशली अंग्रेजों के लिए या फिर विदेशी प्रवासियों के लिए यूज किया जाता है, जो व्यवसाय या किसी यहाँ पर कोई अपने ऑफिस के पदाधिकारी होने के कारण, यानी किसी पद पर काम करने के कारण भारत में प्रवासी के तौर पर आए और यहीं पर बस गए, तो ऐसे लोगों को हम आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं। और ये वैसे इतनी बड़ी इनकी तादाद नहीं होती, लेकिन वैसे संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए सरकार जो है इनके लिए भी संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करती है। इसी के लिए राष्ट्रपति जी जो है वो इनको दो लोगों को इन समुदायों में से हमारे लोकसभा में मनोनीत करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं योग्यता के बारे में, क्योंकि अपने देश में इतनी जनसंख्या है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता तो होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति में, यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली योग्यता जो है वो क्या है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए या फिर 25 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम उम्र जो है उसकी वो 25 साल होनी चाहिए। तो आप इसको एज इट इज़ नोट करेंगे कि उम्र जो है उसकी वो 25 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी योग्यता यह है कि वो सरकार द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो सरकार द्वारा, वो व्यक्ति इस लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है या ऐसा कोई प्लेस है जिसको हम लाभ का पद मानते हैं, उस लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। यानी कि चौथी हमारी योग्यता क्या होगी कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो 4 मेन इंपॉर्टेंट हमारी योग्यताएं हैं, आपको इनको क्लियर करना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र उसकी 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तीसरी बात कि सरकार द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए। और चौथी बात हमारी कि कोई भी लाभ के पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई लाभ के पद पर आसीन है तो क्या करेगा, लाभ का जो पद है वो छोड़ दो। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो लाभ का पद
छोड़ दो। यानी कि अगर ये वाली योग्यताएं हों तो वो सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए अब बात करते हैं निर्वाचन की, यानी अगर इनको चुना जाता है तो कैसे चुना जाता है, चुने जाने के लिए क्या प्रोसेस यूज किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में ये समझा दिया था कि बड़ा बड़ा लिख लो लोकसभा के ब्रैकेट में कि लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है और राज्यसभा में हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो सब वही बात यहाँ पर रिपीट हो गई कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है यानी लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए भारत देश में कौन सी व्यवस्था चलती है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था चलती है। वयस्क मताधिकार यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वो हमारा वोट जो है वो दे सकता है। यानी कि प्रत्येक वह व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र का है उसको वोट देने का अधिकार है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है और वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात आती है एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी लोकसभा सीटें होती हैं, जितने भी लोकसभा क्षेत्र होते हैं वो सारे के सारे एक दलीय होते हैं। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लोकसभा सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा जो सदस्य होता है लोकसभा का, उसका सदस्य का कार्यकाल मेनली अधिकतम 5 वर्ष का होता है। कितने टाइम का होता है याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। इसी तरह से राष्ट्रपति का और इसी तरह से प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके लिए कार्यकाल जो है किसका, लोकसभा का याद कर लीजिएगा कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो ये चीज़ें फटाफट से आप नोट कर लेंगे। उसके बाद बात ये आती है कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल तो ठीक है 5 वर्ष होता है, लेकिन क्या उससे पहले भी लोकसभा को खत्म किया जा सकता है, क्या उसका कार्यकाल उससे छोटा हो सकता है क्या किसी भी परिस्थिति में। तो कोई अगर आपत्तिजनक या कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो उस केस में इसको यानी लोकसभा को सदस्य, कोई भी लोकसभा सदस्य है तो उसका कार्यकाल जो है वो भंग हो जाएगा। कब, अगर पूरी की पूरी लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है। तो इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यानी उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आवश्यक रूप से वो 5 वर्ष ही रहेगा, वो कम भी हो सकता है। यानी अगर लोकसभा समय से पूर्व भंग हो जाती है। अब लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसके पास है, यानी लोकसभा को भंग करेगा कौन, तो लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि अकेला राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, बहुत से काम आगे, बहुत से काम ऐसे आएंगे, लगभग सभी काम यही आएंगे जैसे मंत्री परिषद का गठन है, मंत्रिमंडल का गठन है, उनके विभागों का बंटवारा है वगैरह वगैरह। तो उसमें हम यही चीज पढ़ेंगे बार बार कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है लेकिन प्रधानमंत्री की परामर्श से किया जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज में कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा, 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अब तक वर्तमान तक, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर वर्तमान तक 9 बार हमारी लोकसभा जो है वो भंग हो चुकी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, साफ साफ अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है अधिवेशन या बैठक, यानी इनकी जो मीटिंग होती है। तो सबसे इसके बारे में हमें 2 ही बातों का जानना इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो व्यवस्था है उसमें जो अधिवेशन या बैठक बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और सेकंड जो है हमारी अधिवेशन या बैठक के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि 2 बैठकें जब भी इनकी होंगी, यानी एक बैठक आज हो गई और एक बैठक 2 या 3 महीने के बाद हो रही है या कितने भी महीनों के बाद हो रही है, कितने भी समय अंतराल के बाद हो रही है, 2 बैठकों के बीच में जो समय का अंतराल है वो 6 महीने से 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बैठक अगर हो गई तो दूसरी बैठक कम से कम
कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा अवश्य होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने जान ली। सबसे पहले सदस्य संख्या लोकसभा के बारे में, उसके बाद सदस्यों की योग्यता, उसके बाद निर्वाचन का प्रोसेस, उसके बाद कार्यकाल और उसके बाद अधिवेशन या बैठक। अब हम जानते हैं कि लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में जानेंगे और पदाधिकारियों की जो शक्तियां हैं उनके बारे में जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पदाधिकारियों की। लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जब अध्यक्ष किन्हीं कारणवश अपने पद को नहीं संभाल पाता, उस दिन उस परिस्थिति में उपाध्यक्ष उसका जो पद है वो संभालता है। तो उपाध्यक्ष का काम इतना ही है कि जब भी अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो उस केस में वो उसका पद संभालता है। तो 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब ये बनते कैसे हैं? जैसे लोकसभा के सभी सदस्यों का जैसे ही चुनाव हो जाता है तो लोकसभा जो है वो स्वयं अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का खुद ब खुद निर्वाचन करती है। यानी उन जितने भी सदस्य हैं उन्हीं में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। वो खुद जो है अपना निर्वाचन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या इनको पद से हटाया जा सकता है? कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा के सभी सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया और किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया, अब वो तो 5 साल के लिए उनका कार्यकाल हो गया, लेकिन क्या उनको उस समय से यानी उनका संपूर्ण कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उनको हटा करके किसी और व्यक्ति को, किसी और सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है या नहीं? तो उस केस में देखिए, अगर कोई पदाधिकारी को हमें उसके पद से हटाना है, अगर उसके पद से हटाना है तो बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें महाभियोग प्रस्ताव पारित करवाना होगा। महाभियोग प्रस्ताव यानी कि एक प्रस्ताव होता है, उनको हटाने के लिए एक मुद्दा, एक प्रस्ताव उठाया जाता है, एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। यानी कि लोकसभा के सदस्य मिलकर के लोकसभा की किसी बैठक के अंदर उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पेश करते हैं। और जिस दिन वो महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है उस टाइम के अंदर तत्कालीन जितने भी सदस्य होते हैं उनका अगर साधारण बहुमत प्राप्त हो जाए और वो बहुमत प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या है कि अगर हमें महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के अंदर पेश करना है तो उसकी 14 दिन पहले पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है। कम से कम 14 दिन पहले इसकी पूर्व सूचना होनी चाहिए कि लोकसभा में इस तरह का कोई प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव आने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया पदाधिकारियों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं पदाधिकारियों के कार्य और शक्तियाँ। यानी अगर पदाधिकारी हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कार्य और एक्स्ट्रा शक्तियाँ तो मिलेंगी ना, तो वो कौन सी होती हैं उसके बारे में जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे देश में जो संविधान है उसके अंदर पदाधिकारियों को जो कार्य और शक्तियां दी गई हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो ब्रिटेन के अंदर लोकसभा के सदस्यों को दी गई है, लोकसभा के पदाधिकारियों को दी गई है। तो देखते हैं कौन कौन सी वो कार्य और शक्तियां हैं। ये कार्य और शक्तियां लोकसभा के सदस्यों के लिए नहीं है, ये लोकसभा के पदाधिकारियों के लिए है, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है, उनके कार्य और उनकी शक्तियां हैं। तो देखिए जानते हैं सबसे पहला कि बैठकों की अध्यक्षता करना। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम होता है कि वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और वहां पर शांति और अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने का वो काम करते हैं। ये काम किसका होता है? पदाधिकारियों का होता है, यानी अध्यक्ष का होता है, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर उपाध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट काम आता है कार्यक्रम और कार्यवाही निश्चित करना। यानी किस विषय पर वाद विवाद होगा और कब कब होगा, ऐसा जो है यानी विभिन्न विषयों पर वाद विवाद जो है वो कब होगा, उसका कार्यक्रम और कार्यवाही निश्चित करने का काम किसका होता है? पदाधिकारियों का होता है। नेक्स्ट बात आती है संसद के और राष्ट्रपति, संसद का ही अंग है लोकसभा, तो संसद और राष्ट्रपति के मध्य जो पत्र व्यवहार किया जाता है, जितने भी हम जब संसद की कार्यप्रणाली या संसद की कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक चीज पढ़ने वाले हैं कि जो संसद होती है, कोई भी कानून निर्माण होता है तो संसद के बाद वो कानून जो है उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। तो जैसे ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए
भेजना तो पड़ेगा ना। तो इन दोनों के मध्य जो पत्र व्यवहार का कार्य करता है वो कौन करता है? पदाधिकारी करता है, यानी अध्यक्ष करता है या उपाध्यक्ष करता है। उसके बाद इनका चौथा कार्य या उनकी चौथी शक्ति क्या है? ये तय करना कि कोई भी विधेयक जो बैठक के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है वो धन विधेयक है या नहीं। जो सामान्य विधेयक है वो सामान्य बैठक के अंदर उस पर वाद विवाद किया जाता है, लेकिन जो धन विधेयक होते हैं वो बजट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सामान्य विधेयक सामान्य जो बैठक होती है उसके अंदर पेश नहीं किया जाता। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि पेश किया जाने वाला विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करना पदाधिकारी का कार्य होता है। अब बात आती है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो कुछ समितियों के पदेन सभापति भी होते हैं, यानी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग विभागों में कुछ समितियां बनाई जाती है, कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं, और कुछ समितियों का जो प्रधान सभापति, यानी एक तरह से कहें कि जो कमेटी होती है उसका अध्यक्ष, उसको पदेन सभापति बोलते हैं। ये पर्टिकुलर ये वर्ड यूज़ किया जाता है, पदेन सभापति, और उस किसी बहुत सारी कमेटियों के पदेन सभापति के रूप में काम करता है कौन? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। वहाँ पर ये क्या करते हैं? उन समितियों के लिए निर्देशन का कार्य करते हैं, यानी उनको दिशा निर्देश का जो है वो देते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। लेकिन लोकसभा के सदस्य की जो कार्य और शक्तियां हैं वो रह गई हैं, लेकिन उसको हम मिला करके पढ़ेंगे किसके साथ? राज्यसभा के साथ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं लोकसभा के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने वो पीछे वाली स्लाइड में जो भी हमने चार्ट पढ़ा वो पूरा का पूरा अगर हम राज्यसभा के बारे में पढ़ ले तो पूरा कंपैरेटिवली जो स्टडी है वो हमारी हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के जब संसद का निर्माण करती है तो संसद की कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। आपने बड़ी बड़ी से हेडिंग डाल ली होगी, नेक्स्ट क्या? राज्यसभा। तो देखिए वही मैंने सेम चार्ट जैसे मैंने लोकसभा के बारे में बताया था वैसे ही राज्यसभा के बारे में बता दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा राज्यसभा है ये राज्य सरकार नहीं है। राज्य सरकार जो हम पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि राज्यसभा क्या होती है, राज्य सरकार होती है। ऐसा नहीं है। देखिए राज्यसभा में जो सदस्य संख्या अगर हम बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या मूल संविधान में बोला गया था कि इनकी अधिकतम संख्या 250 यानी 250 हो सकती है। लेकिन आज यानी वर्तमान में जो राज्यसभा है उसके अंदर हमारे भारत के अंदर सदस्य संख्या 245 है। कितनी है? 245। और जिसमें से देखिए फ्रेंड्स 245 में से 233 सदस्य जो है वो राज्य के विधान मंडलों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से चुने जाते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा राज्य सरकार के बारे में जब हमने स्टार्टिंग में, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में जब हमने देखा, आप पेज को पलट के देखिए अपनी कॉपी में, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि राज्य सरकार के अंदर 2 अंग होते हैं। उसके अंदर मतलब राज्य सरकार में विधान मंडल होते हैं जिसके 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो वहाँ पर जैसे विधान मंडल है अलग अलग राज्यों में, तो वहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो जो सदस्य होते हैं उनमें से कुछ सदस्य यहाँ पर 233 सदस्य चुन करके आते हैं। और जो 12 सदस्य हैं ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत नहीं किए जाएंगे। काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ पर स्टूडेंट्स को रहता है कि पहले तो ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा कि 2 सदस्य लोकसभा में चुने जाएंगे या 12 सदस्य, फिर राज्यसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं या 12 सदस्य। सबसे बड़ा डाउट तो ये। सेकेंड डाउट ये कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन समुदाय से या 12 सदस्यों को। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, लेकिन राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। नहीं, एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत नहीं करता, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से, विभिन्न क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उन लोगों में से कुछ 12 सदस्यों को लेकर के वो मनोनीत करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये जो 12 लोग होते हैं वो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें आता है कला, साहित्य, विज्ञान, खेल,
यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनमें से राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो संविधान संशोधन हुआ 104वां, उसके अंदर जो लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों की मनोनीति जो हमारा राष्ट्रपति करता था, लेकिन वो अब उसका जो आरक्षण है वो हटा दिया गया है। आप उसमें एक पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके पुस्तक के अनुसार, पाठ्य पुस्तक के अनुसार अभी तक वो डाटा यही है, तो आपको यही नोट करना है। चलिए अब बात करते हैं योग्यता की। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सेम सारी की सारी योग्यताएं लोकसभा के सदस्य के जैसी ही है, सिर्फ उम्र को छोड़ करके। उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, डिफरेंस क्रिएट करते जाइएगा तभी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के अंदर जो योग्यता के अंदर उम्र है, उम्र जो है वो 30 साल या 30 साल से ज्यादा होगी, लेकिन लोकसभा के अंदर जो उम्र है वो 25 साल या 25 साल से ज़्यादा थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग थिंग है ये। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकसभा में 25 है या राज्यसभा में, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा में 30 या 30 से ज़्यादा यानी न्यूनतम 30 होनी चाहिए और लोकसभा के अंदर न्यूनतम 25 होनी चाहिए। खैर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बाकी जो भी योग्यताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए सरकार के द्वारा, और राज्य और केंद्र किसी भी सरकार के अंडर वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं सेम है, लोकसभा वाली ही हैं। अब बात आती है कार्यकाल की। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। हालांकि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो हमने पढ़ा था कि 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा में हमने पढ़ा था कि समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको भंग नहीं किया जा सकता समय से पूर्व, कार्यकाल से पूर्व। अब ध्यान रखिएगा इसमें जो सेवानिवृत्ति का प्रोसेस चलता है वो बहुत ही डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है लोकसभा से। वो क्या कि एक बार में ऐसा नहीं होता। लोकसभा में क्या होता है कि 5 साल खत्म हुए, सारे के सारे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, दोबारा से चुनाव होते हैं, दोबारा से उनका निर्वाचन किया जाता है और सारे के सारे सदस्य एक साथ बनते हैं और एक साथ ही सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन ये एक स्थायी सदन है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे कार्यकाल 6 वर्ष है तो उसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है यानी तीसरा हिस्सा जो है वो सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाता है और उसी टाइम में 1/3 सदस्य जो है वो मतलब नए बनाए जाते हैं, नए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर यही हमें पॉइंट के रूप में लिखना है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य, देखिए 6 वर्ष है, 6 वर्ष हैं, 6 वर्षों में 2-2 वर्ष के 3 अंतराल बनेंगे, तो प्रत्येक 3 अंतराल में 1/3 सदस्य करके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चेंज हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पदाधिकारियों की। तो वहां पर हमने पढ़ा कि लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष था, लेकिन राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज की जाती है। यहाँ पर 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पदाधिकारियों में जो राज्यसभा का सभापति होता है वही हमारा उपराष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही नोट कर लीजिएगा कि जो सभापति होता है वही हमारा उपराष्ट्रपति भी होता है। इसीलिए सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा के साथ ही कंप्लीट खत्म हो जाता है और नई लोकसभा के साथ ही नया जो सभापति है या उपराष्ट्रपति है वो चुना जाता है। अब जो सभापति है यानी जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि जो उपसभापति है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ
यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा आप डिफरेंस करके लिख लीजिएगा कि जो सभापति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का और जो उपसभापति है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो राज्यसभा के बारे में आपको जाननी जरूरी है वो सारी आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। उसके बाद हम राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर हमारी कंप्लीट संसद का निर्माण होता है। हम राष्ट्रपति को थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। पहले हम लोकसभा की जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद राज्यसभा की कार्य और शक्तियाँ पढ़ेंगे, फिर कंबाइन रूप से हम संसद के कार्य और शक्तियाँ पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।